नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे गुलशन कुमार की मौत का सच। दोस्तों, नोएडा फिल्म सिटी में जो सबसे पहली बिल्डिंग बनाई गई थी वो गुलशन कुमार की ही थी। गुलशन कुमार के पिताजी की दिल्ली के दरियागंज में जूस की दुकान थी जिसपे गुलशन कुमार भी बैठा करते थे। और फिर कुछ टाइम बाद उनके पिताजी ने कैसेट रिपेयर करने की दुकान खोली जिसमें वो ग्रामोफोन और कैसेटों को रिपेयर किया करते थे। अब इसी रिपेयर के साथ साथ उन्होंने कैसेटें बेचनी और रेंट पे देनी भी शुरू कर दी, जिसके बाद खुद गुलशन कुमार इस लाइन में एंटर हो गए और उन्होंने सोचा क्यों ना खुद की कैसेटें बना के बेची जाएं। जिसके बाद उन्होंने टी सीरीज नाम की एक कंपनी खड़ी की जिसमें वो धार्मिक भजनों की कैसेटें बना के बेचने लगे। अब वे नए नए सिंगरों के साथ धार्मिक भजन बनाते और उनकी कैसेटों को बाजार में बेचते। इसी तरह उन्होंने कई सारे सिंगरों को मौका दिया जिन्हें तब से पहले कोई खास ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के साथ काम करने के बाद उन्हें लोग जानने लगे और उनकी मार्केट में खुद की पहचान बनने लगी। जिसके बाद वो काफी फेमस हो गए, जैसे कि कुमार सानू, सोनू निगम, अनुराधा पौंडवाल। तो ये तो थी गुलशन कुमार के टी सीरीज को शुरू करने की कहानी। और अब हम जानेंगे टी सीरीज के पूरे बॉलीवुड पे छाने और गुलशन कुमार की मौत की वजह और उनकी मौत के जिम्मेदार लोगों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा गुलशन कुमार की मौत की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। दोस्तों, हम काफी मेहनत से इस पूरी वीडियो को आपके लिए बनाते हैं, इसलिए प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है। अब भक्ति की कैसेटें बनाने के बाद गुलशन कुमार ने मुंबई की तरफ अपना रुख किया और अब वो बॉलीवुड में गानों के राइट्स भी लेने लगे। और 90 का दौर पार करते करते गुलशन कुमार ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री के 65% हिस्से पे अपना कब्जा कर लिया। कहते हैं उस 90 के दौर में ही टी सीरीज इतनी बड़ी कंपनी बन गई थी कि कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ तक पहुंच गया था। गुलशन कुमार की कंपनी टी सीरीज के 65% मार्केट पे कब्जे करने की एक वजह यह भी थी कि यह बाजार में बाकी सब कंपनियों के मुकाबले काफी ज्यादा कम रेट पे अपनी कैसेटों को बेचा करती थी। जिसके बाद इन्होंने काफी नए नए डायरेक्टरों को भी मौका देना शुरू कर दिया और इन्हीं में से एक थे नदीम और श्रवण। यह भी टी सीरीज के साथ काम करने के बाद काफी पॉपुलर हो गए, जिसके बाद इन्हें काफी फिल्में भी मिलने लगी। और इसी सब में नदीम और श्रवण ने एक म्यूजिक एल्बम बनाई जिसमें नदीम ने खुद 3 गाने गाए और इस एल्बम को टी सीरीज ने प्रमोट भी किया। लेकिन नदीम की आवाज लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई और ये एल्बम ज्यादा चली नहीं। जिसके बाद नदीम और श्रवण ने फिर से एक एल्बम बनाई और फिर से गुलशन कुमार को इसे प्रमोट करने को कहा, जिस पे गुलशन कुमार ने मना कर दिया। अब ये बात नदीम को बुरी लग गई, जिसके बाद नदीम और गुलशन कुमार के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई। और गुलशन कुमार ने जिस फिल्म में नदीम और श्रवण गाते थे उस फिल्म के राइट्स लेने भी बंद कर दिए। उधर नदीम के रिश्ते उस वक्त अंडरवर्ल्ड के साथ भी थे। जब नदीम को गुलशन कुमार ने उसकी एल्बम को प्रमोट करने से मना कर दिया तो उसने ये बात अंडरवर्ल्ड के अब्बू सालिम को बताई और उसे कहा गुलशन कुमार को कहो वो मेरी एल्बम को प्रमोट करे। 5 अगस्त 1997 को अब्बू सालिम ने गुलशन कुमार को फोन किया और कहा अगर अपनी सलामती चाहते हो तो 10 करोड़ रुपए दे दो और नदीम की एल्बम को अपनी कंपनी के जरिए प्रमोट करो। जिसके बाद गुलशन कुमार काफी परेशान हो जाते हैं और फिर 8 अगस्त 1997 को अब्बू सालिम का फिर से फोन आता है और वो गुलशन कुमार को कहता है कि आज 3 दिन हो गए और अभी तक तुमने पैसे नहीं दिए हैं और ना ही तुमने नदीम की एल्बम को प्रमोट किया है। लगता है तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो। अब आगे तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे। और ये कह के अब्बू सालिम ने फोन काट दिया। अब गुलशन कुमार और ज्यादा परेशान हो गए। उधर 8 तारीख को जब अब्बू सालिम का फोन आया था तो गुलशन कुमार के भाई किशोर कुमार भी वहीं मौजूद थे और उन्होंने भी अब्बू सालिम की ये सब बातें सुनी थी। अब इसी तरह करते करते 8 तारीख से 12 तारीख आ जाती है। जुहू में उनके घर के पास एक मंदिर था जिसमें वो रोज नियम से सुबह और शाम जाया करते थे। अब 12 अगस्त 1997 को सुबह 10:10 पे गुलशन कुमार उस मंदिर में पूजा के लिए पहुंचते हैं और आधे घंटे उस मंदिर में पूजा करने के बाद वो 10:40 पे मंदिर से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसी वक्त वहां पे पहले से 3 लोग खड़े होते हैं जो उनके मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। अब वो जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं एक लंबे बाल वाला आदमी आता है और कहता है पूजा पाठ बहुत हो गई, अब बाकी की पूजा तो ऊपर जाके करना। और फिर वो गुलशन
गुलशन कुमार के सिर में एक गोली मार देता है और गुलशन कुमार नीचे गिर पड़ते हैं, जिसके बाद वो तीनों बंदे मिलकर गुलशन कुमार को 18 गोलियां मारते हैं। अभी ये देख के गुलशन कुमार का ड्राइवर भी भाग कर आता है उन्हें बचाने के लिए, मगर वो भी घायल हो जाता है। जिसके बाद वो तीनों बंदे वहीं से थोड़ी दूर पे खड़ी एक टैक्सी को छीनते हैं और उसमें बैठ के फरार हो जाते हैं। उधर अब गुलशन कुमार को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। जिसके बाद शाम को उनके मृतक शरीर को दिल्ली लाया जाता है और फिर दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब जांच शुरू होती है। अब पुलिस ये देखती है कि गुलशन कुमार को गोली लगने से लेकर अंतिम संस्कार तक जो भी उनका जानने वाला था वो उन्हें मिलने जरूर आया, मगर इन सब में एक बंदा मिसिंग था और वो था नदीम और श्रवण। जबकि नदीम और श्रवण को नदीम श्रवण बनाने वाले गुलशन कुमार ही थे, मगर जिस बंदे ने उन्हें इतना बड़ा डायरेक्टर बनाया वो उसकी मौत पे एक बार भी नहीं आए। और फिर पे भी अब्बू सालिम ने नदीम का जिक्र किया था, जिस बात का पता गुलशन कुमार के भाई किशोर कुमार को भी था। जिसके बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के तहत नदीम से पूछताछ के लिए उसे ढूंढती है, तो पता चलता है कि नदीम की वाइफ लंदन में रहती है और वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो लंदन गया हुआ है। अब पुलिस उसके लंदन से आने का इंतजार करती है, मगर नदीम लंदन से वापस ही नहीं आता और आज पूरे 25 साल हो गए, मगर नदीम कभी भी भारत लौट के वापस ही नहीं आया और उसने लंदन में रहते हुए ही ब्रिटेन की नागरिकता ले ली। और वहीं श्रवण से भी पूछताछ की गई, मगर श्रवण का इस पूरे केस में कहीं कोई सबूत नहीं मिला। अब पुलिस जांच को और आगे बढ़ाती है और 16 अगस्त को अंडरवर्ल्ड के 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। ये दोनों अब्बू सलीम के लिए ही काम करते थे। अब जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो ये लोग पुलिस को बताते हैं कि गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग मई सन 1997 में ही कर ली गई थी और इसकी प्लानिंग दुबई में अनीस इब्राहिम के दफ्तर में बनाई गई थी, जिसमें अनीस इब्राहिम और अब्बू सालिम मौजूद थे। अब कुछ दिन बाद पुलिस एक आदमी को गिरफ्तार करती है जिसका नाम था दाऊद मर्चेंट, और ये वही शख्स था जिसने सबसे पहले गुलशन कुमार पे गोली चलाई थी। अब पुलिस इससे पूछताछ करती है और बाकी के 2 लोगों के बारे में इससे पूछती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस इन तीनों से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान पुलिस को ये पता चलता है कि यह लोग अब्बू सालिम के लिए ही काम करते हैं और इस काम के लिए उन्हें 25 लाख रुपए टिप्स कंपनी के मालिक रमेश तुरानी ने दिए थे। जिसके बाद पुलिस रमेश तुरानी को भी गिरफ्तार कर लेती है। अब इस जांच के दौरान पुलिस टोटल 19 लोगों को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर इन लोगों के केस चलता है और 2001 में कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें कोर्ट दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सजा सुनाती है और बाकी के 18 लोगों को बरी कर देती है। कोर्ट का कहना था कि बाकी के 18 लोगों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं इस केस से जुड़े, और अब्बू सालिम जिसने फोन करके धमकी दी थी उसका चार्जशीट में नाम तो था, मगर आज तक उसके ऊपर गुलशन कुमार की मौत को लेकर मुकदमा नहीं चला। और उसकी वजह है, जब 2005 में अब्बू सालिम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था तो उस वक्त भारत और पुर्तगाल सरकार के बीच एक समझौता हुआ था कि आप सिर्फ इस पे 1993 मुंबई ब्लास्ट के केस में ही इस पे मुकदमा चला सकते हैं और किसी केस में नहीं, जिस वजह से आज तक उस पे गुलशन कुमार की हत्या का मुकदमा नहीं चल पाया और इस तरह गुलशन कुमार की मौत के मेन जिम्मेदार लोग कभी पकड़े ही नहीं गए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन के हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।